नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और रेड प्लस न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने हमारे पूर्व के एपिसोड को देखा होगा, लेकिन एपिसोड के भीतर का सबसे पहला एपिसोड जिसका प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ था और वो था बाजरा कृषि अनुसंधान केंद्र से एफिलिएटेड। आज हम उन्हीं की तहकीकात करने के लिए कि कौन बाजरा कृषि अनुसंधान क्षेत्र में काम करते हैं, कौन नहीं करते हैं और आखिर में किस धरातल स्थिति पर बाजरा कृषि अनुसंधान क्षेत्र है, स्थानीय लोगों को क्या रोजगार मिलेगा, क्या इस बाजरा कृषि अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित लोगों को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, किसानों को क्या फ़ायदा होगा, क्षेत्र से संबंधित पढ़े लिखे लोगों को, बेरोजगार लोगों को क्या मिलने वाला है, क्या नहीं है। जब हमने तहकीकात की तो हमारे साथ में डॉक्टर एस.एन. सक्सेना साहब मिले। सक्सेना साहब इस सेंटर के प्रमुख है, सेंटर सुपरिटेंडेंट की तरह भूमिका निभाते हैं। 27 वर्षों का अनुभव है और देश और दुनिया में कई जगह जा चुके हैं। रिसर्च सेंटर के आधार पर ये अपना काम करते हैं और बाजरा कृषि अनुसंधान पर इनकी पैनी नज़र रखते हैं। अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ में अपना रिसर्च सेंटर के तौर पर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं और कई मिलेट्स, एनिमल हस्बेंड्री से सप्लीमेंट, बढ़िया कोई वैरायटी, ब्रीड, नस्ल वगैरह सभी पे अच्छा फोकस करते हैं। आज इनसे चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी फॉलोवर, दर्शक हैं, उनको बतलाने की कोशिश करेंगे कि किसानों के लिए इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सक्सेना साहब, इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सक्सेना साहब, बाजरा जो रिसर्च सेंटर है, थोड़ा सा माइक्रोफोन अपने पास में रखिएगा। बाजरा रिसर्च सेंटर पर आपको कितने साल हो गए यहाँ आए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अपना परिचय भी बता दीजिएगा। हाँ, जी कि मैं डॉक्टर एस.एन. सक्सेना क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र में प्रमुख के पद पर कार्यरत हूँ जी। और ये जो सेंटर है, इसकी स्थापना 27 सितंबर 2023 को माननीय उपराष्ट्रपति भारत सरकार श्री जगदीप धनखड़ जी के कर कमलों द्वारा हुई थी जी। और उसके तुरंत बाद ही दिसंबर में मैंने प्रमुख के पद पर यहाँ पर पदभार ग्रहण किया जी। और जब मैंने पदभार ग्रहण किया तो यहाँ पर जो राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि थी इस संस्थान के लिए, लगभग 40 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो राज्य सरकार ने इस काम के लिए अलॉटमेंट को अलॉट की थी जी। तो उस ज़मीन पर हमें एक संस्थान का निर्माण करना था जी। और उस निर्माण के बाद जो अनुसंधान का जो कार्य है वो शुरू होना है जी। तो दिसंबर माह में मैंने पदभार ग्रहण किया। उस समय मैं अकेला था, लेकिन शीघ्र ही एक और साइंटिस्ट डॉक्टर गोपी किशन, उन्होंने भी ये संस्थान को ज्वाइन किया, उनका ट्रांसफ़र किया गया यहाँ पे। और अभी कुछ दिनों पहले ही एक तकनीकी कर्मचारी जो हैं उनका भी यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस समय हमारे पास 3 परमानेंट एम्प्लॉई जो हैं वो ICR के हैं। उसके अलावा कुछ यंग प्रोफेशनल हमने यहाँ पर अपॉइंट किए हैं, कुछ हाईली स्किल्ड कैटेगरी में लोगों को रखा है। और इन सब कार्य के साथ में जो मुख्य काम था कि किस तरीके से हम इस जो आवंटित भूमि है इसको सबसे पहले तैयार करें और उसकी एक सीमा ज्ञान होना और उसका बिल्डिंग के लिए तैयार करना और फिर जहाँ हमें बिल्डिंग बननी है उसका जगह देखना। और ये सारा कार्य जो है वो भारत सरकार का जो संस्थान है CPWD जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जी, जो भारत सरकार का उपक्रम है और इन्हीं के माध्यम से हम ये सारा काम करते हैं। तो विगत 6 महीनों में अगर हम देखें तो हमने इस जो आवंटित भूमि थी इसकी फेंसिंग का काम हमने शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं एंगल्स जो हैं वो बाउंड्री के साथ साथ लग गए हैं, तारबंदी शीघ्र ही हो जाएगी और ये काम CPWD के माध्यम से ही हो रहा है। उसके अलावा जो बिल्डिंग बननी है, मेन जो काम है वो बिल्डिंग बनाना, उसमें लेबोरेटरीज़ और जो अलग साइंटिस्ट फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग हॉस्टल, ट्रेनिंग हॉल वगैरह बनाना, ये सब काम उसके लिए भी हमने पूरा डिज़ाइन बना करके उसका, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर लगभग 9 वैज्ञानिक काम करेंगे जी, जो सैंक्शन भारत सरकार और ICR की तरफ से है जी, उसमें 9 वैज्ञानिक हैं और लगभग 10 तकनीकी कर्मचारी और जो प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग के लोग हैं वो भी यहाँ पर होंगे। तो ये एक संस्थान ऐसा होगा, इसका जो मुख्यालय है जी वो हैदराबाद में
उसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जी क्योंकि पिछला वर्ष जो था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था। जी और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, बहुत इसके मिलेट के ऊपर बहुत उनका फोकस है। फोकस और उन्होंने स्पेशली मिलेट डेवलपमेंट एक कार्यक्रम रिसर्च के जारी लिए उन्होंने अच्छा खासा बजट जो है वो इसके लिए आवंटित किया। तो उसका जो मुख्य जो बिल्डिंग और जो मुख्य काम होना है वो हैदराबाद में जी। है, और उसी का एक हिस्सा जी बाड़मेर को उन्होंने आवंटित किया, और एक नया संस्थान यहाँ जो कि केवल और केवल बाजरे के ऊपर अनुसंधान करेगा। सर, इसमें जैसे बाड़मेर को सेलेक्ट करने के पीछे क्या कारण, और बाड़मेर में भी गुड़ामलानी को सेलेक्ट करने के पीछे का क्या कारण? बिल्कुल आपने सही पूछा। आपको मैं बताऊं कि बाजरा जो है वो जितने भी मिलेट्स हमारे यहाँ पैदा होते हैं जी, उनमें सबसे मुख्य स्थान जो है वो बाजरे का है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र और सबसे ज़्यादा उत्पादन वो बाजरे का ही, बाजरे का। और बाजरा जो है उसकी पैदावार के लिए राजस्थान जो है वो अपने आप में फेमस है। आप ये देखिए कि लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर का एरिया बाजरे में है, उसमें से 56-57% मतलब आधे से ज़्यादा एरिया तो राजस्थान में ही है जी। और बाड़मेर क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि आप देखिए कि उस आधे में से भी 1 लाख हेक्टेयर लगभग 25% जो है वो एरिया बाड़मेर में है। बाड़मेर में सबसे ज़्यादा बाजरे का एरिया और प्रोडक्शन है, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बाजरे की सबसे बेहतरीन जो क्लाइमेट होता है बाजरा पैदा करने के लिए न जाना जाता है जी। बाड़मेर का बाजरा जो है वो क्वालिटी का है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है जी। तो बाड़मेर एक ऐसा जगह थी जहाँ पर बाजरे के ऊपर अगर आपको अनुसंधान करना है तो इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती जी। रही बात आपके गुड़ामलानी को क्यों सिलेक्ट किया जी, तो जब भी कोई अनुसंधान संस्थान हम बनाते हैं तो उसमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो एक कृषि अनुसंधान के लिए जमीन चाहिए, तो एक साथ इतनी जमीन मिलना, 40 हेक्टेयर जमीन मिलना जी, और वो भी जो नगरीय क्षेत्र है उसके नज़दीक मिल जाए तो, और वो जमीन भी ऐसी हो कि जो अनुसंधान के लिए उपयोगी हो। बंजर जमीन नहीं चाहिए, या ऐसी जमीन भी ना हो जिसमें हम जो आइडियल ना हो जी, ऐसी जमीन जो पूरे उस क्षेत्र की जमीन का प्रतिनिधित्व करती हो जी, यानी हम जो रिसर्च उस जमीन पर करें वो उस पूरे क्षेत्र की जमीन पर हो सकता हो। तो उसमें जब एक ICAR ने एक बड़े हाई लेवल की कमेटी इसके लिए बनती है जिसमें बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्होंने लगभग 1 साल तक पूरे इस क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान में बहुत सारी जगह जिसमें बायतू भी शामिल है, गुड़ामलानी, सिंधरी और इधर आसपास के जितने भी एरिया सब जगह उन्होंने देखा, लेकिन कहीं पर कुछ पॉजिटिव होता था, कुछ नेगेटिव होता है, कहीं पर कुछ एनक्रोचमेंट हैं या कुछ इस तरह की ज़मीन नहीं मिल पा रही। लेकिन यहाँ सौभाग्य से मैं कहूँगा गुड़ामलानी का सौभाग्य है कि यहाँ पर हमें ये ज़मीन मिली 40 हेक्टेयर एक साथ, तो फाइनली फिर ये तय हुआ। और फिर दूसरी बात ये है कि जो हमारे राज्य मंत्री थे, कृषि राज्य मंत्री माननीय कैलाश चौधरी जी, उनका बाड़मेर संसदीय क्षेत्र था और वो ये चाहते थे कि बाड़मेर पर जो अनुसंधान हो, बाजरे पर जो अनुसंधान हो वो बाड़मेर में हो जी। तो उनके प्रयासों से और उनके जो ICAR लेवल पर जो उनका इन्फ्लुएंस रहा, अदरवाइज ICAR जो है वो नया सेंटर कहीं भी खोले वो बहुत बड़ी बात है तो उनके प्रयासों से ये सब हुआ। और बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के वो रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उन्होंने यहाँ ये एक सौगात यहाँ के लोगों को दी क्या जी। क्या मैं ये मान सकता हूँ कि रिसर्च सेंटर यहाँ पर खुलने से पहले आसपास के सभी इलाकों में इंस्पेक्शन हुआ था ना जी, है ना? उसके बाद क्लाइमेट के हिसाब से कहो या भूमि उपजाऊ है या नगरीय क्षेत्र के करीब है या सब सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है इन फ्यूचर के अंदर, जिसमें पूरी संस्था को कठिनाई न हो, इसलिए गुड़ामलानी को सिलेक्ट किया। जब आप आए थे उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था, आपने मेहनत की, जिस जगह पर बैठे हैं ये एक मान लो रेंटली है, जिस जगह के लिए आप तैयार कर रहे हैं ये नक्शा आपके सामने, इस नक्शे में आप कुछ बताएंगे कि बिल्डिंग कहाँ बनेगी? हाँ, ये देखिए आप, ये जो है पूरा डिजिटल सर्वे है ये जी। ये आप देखेंगे दिल्ली की एक फर्म ने इसका डिजिटल जो ड्रोन के माध्यम से पूरा वो लेकर के, और इसमें हर चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट की हुई है जी। तो ये जो आप देख रहे हैं
ये पूरा बाउंड्री जो है, ये पूरी 40 हेक्टेयर की जो बाउंड्री है, ये इस संस्थान की है जी ये हम यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं जी और यहाँ से जैसे ही हम आगे चलेंगे जी तो ये वो जगह है जहाँ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने ये जो आप एक कच्ची सड़क बनी हुई है यहाँ पर जी जब उद्घाटन किया था, तो ये वो जगह है यहाँ पे। तो हम जो अभी बिल्डिंग हमारी बना रहे हैं वो इसी एरिया में यहाँ पे बनेगी जी ताकि वो जब इस सड़क से बिल्कुल उसका फ्रंट सामने से दिखेगा जी और ये पूरा एरिया जो है वो अनुसंधान के लिए ये जी प्लेन यहाँ कुछ यहाँ पर टीले हैं रेत के जी उसको धीरे 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 लेवल किया जाएगा, लेवल करेंगे और जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने उसमें जी वैसे वैसे इस पूरे क्षेत्र को हम अपना समतल करके और यहाँ पूरा हमारा अनुसंधान फार्म बन जाएगा ये जी। और आपको मैं बताऊं कि जो 40 हेक्टेयर का फार्म जो है जी वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। बिल्कुल सर। आईसीआर के बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं, लेकिन जो फुल फ्लैश संस्थान होते हुए भी, ये एक रीजनल सेंटर होते हुए भी इसमें 40 हेक्टेयर का जमीन है जी, जबकि जो बड़े बड़े और संस्थान है वहाँ पर भी 20-25 हेक्टेयर में लोग बाग काम। मतलब ये जो बनेगा ये उनके मापदंड के अनुसार बनेगा, ये उनके मापदंड से कहीं ज़्यादा बेहतर बनेगा जी। और अभी हम देख रहे हैं अभी ये फेंसिंग का काम चल रहा है और गुड़ामलानी के जो किसान बंधु हैं और जो इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं वो इतने सहयोगी हैं जी कि किसी तरह की हमें कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज हर जगह थोड़ी थोड़ी कभी प्रॉब्लम आती है, किसी की ज़मीन है क्या है, लेकिन आप देखेंगे हम बाउंड्री का काम कर रहे हैं जी। छोटी मोटी बातों के अलावा कभी कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है, सभी लोग खुश हैं इस बात से जी। जब पता लगता है कि ये संस्थान के लिए ज़मीन है तो वो फिर बहुत खुश होते हैं। तो उनको सबको लगता है कि भाई एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरे के ऊपर अनुसंधान करने वाला विश्व का गिने चुने संस्थानों में होगा। ये न केवल भारत का तो एकमात्र होगा, अच्छा, लेकिन वैश्विक स्तर पर भी पर्ल मिलेट पर बहुत डेडिकेटेड जो जिसे कहना चाहिए केवल और केवल बाजरे पे काम कर रहे हैं ऐसे बहुत कम संस्थान। इसका मतलब गुड़ामलानी को भाग्यशाली समझना चाहिए। गुड़ामलानी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम है। आने वाले समय में जब ये संस्थान अपना कार्य करेगा, कैपेसिटी में जब काम करने लगेगा जी, जी। तो गुड़ामलानी का नाम न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है वो लोग जानेंगे। गुड़ामलानी कोई जगह है जहाँ बाजरे के लिए अनुसंधान काम हो रहा है। अभी वर्तमान में कितने वैज्ञानिक काम करते हैं आप सहित? मेरे सहित अभी 2 वैज्ञानिक हैं जी, और जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है जी, जो 6 की वो 9 की है। 9 में एक हेड की पोजीशन है और 8 साइंटिस्ट अलग अलग विभाग के अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट जी। जैसे जो वैरायटी डेवलपमेंट का काम जो ब्रीडर करते हैं वो ब्रीडर होंगे जी। उसमें रोग और कीट व्याधियों के लिए जो वैज्ञानिक काम करते हैं वो वैज्ञानिक होंगे जी। एग्रोनॉमी का जो काम करते हैं कि भाई जो फसल का पूरा टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं उनका वो अलग होंगे जी। तो इस तरीके से 9 वैज्ञानिक होंगे और उनके सहयोग के लिए तकनीकी स्टाफ भी होगा। मैं कुछ ये कह सकता हूँ कि बाजरे की नस्ल जो कहूँगा कि एक वैरायटी से लेकर के उनको कैसे उगाना, पानी कितना, उनके लिए बेस्ट क्वालिटी क्या रहेगी, कैसा क्लाइमेट जो है रहेगा, उसके बाद उनके ऊपर रिसर्च करना, फिर उनके प्रोडक्ट बनाना, फिर उनको शेयर करना अन्य स्थानों तक, ये काम है या इनके अतिरिक्त कोई और भी काम है इनका? ये भी मुख्य काम है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो इस संस्थान का उद्देश्य है कि ये जो बाजरा उगाने वाले जितने भी क्षेत्र हैं उनको हमने 2-3 जोन में डिवाइड किया हुआ है जी। A1 जोन, A जोन, B जोन। सर A1 का क्या मतलब है? A1 जोन सबसे इम्पोर्टेंट जोन है जिसमें सबसे ज़्यादा बाजरे का एरिया है और हाइपर एरिड मतलब यहाँ रेनफेड वर्षा आधारित जी उत्पादन होता है जी और ड्राई क्लाइमेट है, पानी की कमी है जी। वो A1 जोन है जी। और वही का जो बाजरा है जी वो जो यहाँ की जो लोकल जिसको कहते हैं जी, देसी नस्लें जो हैं किसानों के पास में जो हैं पुराने टाइम से वो चलाते आ रहे हैं जी, उनके ऊपर भी अनुसंधान करना है हमको जी, क्योंकि वो बड़ी बेहतर किस्में हैं। और जो अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है कि बाजरे पे अनुसंधान का काम हो नहीं रहा जी। जोधपुर में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट का मुख्यालय है जो जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जी। वहाँ उनके द्वारा पूरे देश भर में जहाँ जहाँ बाजरा उत्पादन होता है वहाँ के सेंटर पर रिसर्च होती है और वो पूरी तरह से उसको कोऑर्डिनेट करते हैं जी। तो उन्होंने
कई अनेकों वैरायटी जो हैं, हाइब्रिड्स जो हैं बाजरे में, आपको मालूम होगा हाइब्रिड्स चलती हैं, तो हाइब्रिड डेवलप करी हैं, और कुछ ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी होती हैं वो हमने डेवलप करी हैं। लेकिन उन सब वैरायटीज़ का और जो लैंड रेसेस जिनको कहते हैं, जो जीनोटाइप्स लैंड रेसेस जो देसी किस्में बाजरे की हैं, उनका एक बार इस परिस्थितियों में जी, यानी कि यहाँ ड्राई क्लाइमेट है, एरिड है, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, उस क्लाइमेट में अभी उनकी जांच नहीं हुई ढंग से, जी, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग नहीं हुई है। तो एक बार हम वो सारा जर्मप्लाज्म जो हमारे पास बाजरे का मौजूद है, बहुत जर्मप्लाज्म है, जिसमें इक्रीसेट हैदराबाद का संस्थान है वो भी काम कर रहा है, जी। और कई जगहों पर बाजरे के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनके पास बहुत सारा जर्मप्लाज्म है, जनन द्रव्य हाँ, मैं समझ रहा हूँ। उनकी यहाँ पर इन परिस्थितियों में हम यहाँ पर उनको लगाएंगे और फिर उनमें देखेंगे कि कौन सी इसमें से बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। एक मैं छोटा सा एक बिंदु को लेकर के रोक रहा हूँ। जेनेटिक मटेरियल को लेकर के अलग अलग प्रकार के बाजरे की जो वैरायटी होगी उन्हीं पर भी रिसर्च किया जाएगा, या बिल्कुल उनके बारे में थोड़ा बताएं। जब आपको पता लग गया कि ये हमारी किस्म है, ये सूखे को बहुत आराम से प्रतिरोध करती है जी, सूखे परिस्थितियों में भी बड़ी अच्छी उपज देती है जी, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे जी। फिर ऐसी 2-3 वैरायटी मिलेंगी, उनका आपस में क्रॉस करा करके उनसे हाइब्रिड डेवलप करेंगे, हाँ, ताकि कम पानी में और सूखी परिस्थितियों में भी फसल हमारी जिंदा रहे और इतनी उपज दे कि हमें कुछ ना कुछ उपज मिल जाए। क्योंकि पानी तो देखो सबको चाहिए है, लेकिन अब हमारा पर्पज ये है कि कम से कम पानी में वो जर्मप्लाज्म हमें मिले जो कि अधिक से अधिक उपज दे सके। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का बाजरा आप किन्हें मानेंगे, जिनका मतलब सीड्स जिनके ऊपर ज़्यादा हो फ्लावर के ऊपर, या फिर जिनका जो डंठल है वो बड़ा हो? नहीं, इसमें जो सिट्टा जो होता है वो उसकी जो लंबाई है उससे उसकी उपज निर्धारित होती है। जितना बड़ा लंबा सिट्टा होता है उतनी ज़्यादा उपज आती है। लेकिन क्वालिटी के लिए जो जिम्मेदार होता है वो मेनली क्लाइमेट होता है। जी, अच्छा। क्लाइमेट और जो सॉइल पर की कंडीशन है, सॉइल के अंदर जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे उसकी क्वालिटी डिसाइड होती है। तो जो कम पानी में जो पैदा हो रहा है जी, उसमें प्राकृतिक रूप से कुछ मिनरल्स और विटामिन्स इतने दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं जी। यानी कि आप समझ सकते हैं, मैं आपको अगर सादा शब्दों में समझाऊं कि जो विपरीत परिस्थितियों में पलता बने रहने की क्षमता है, जो अगर आप इंसान को लें कठिन परिस्थितियों में पलता है तो वो मजबूत होता है ना। और जो आराम में पलता है, जिसको जब चीज इसको खाने की भूख लगी उसको खाना दे दिया, पानी की प्यास लगी पानी दे दिया, तो वो अपनी उसकी अंदर इतनी मजबूती नहीं होती, वो जीन उसके एक्सप्रेस नहीं होते जो विपरीत परिस्थितियों में बने रहने की, वो जैसे कहते हैं अजैव प्रतिबलों के प्रति सहिष्णुता दर्शाएं। तो वो क्लाइमेट हमारे यहाँ पर है, बस हमें उसमें ये देखना है कि हमारे पास जो उपलब्ध जनन द्रव्य उसमें से ऐसा कौन से जनन द्रव्य हैं जो एबायोटिक फैक्टर और ज़्यादा इसमें अच्छा वो कर रहे हैं, उनको हमको छांटना है जी। और जो वैरायटीज़ जो हम ऑलरेडी हाइब्रिड्स डेवलप कर चुके हैं उनको भी हम चेक करेंगे यहाँ जी, यहाँ की परिस्थितियों में कौन सी हाइब्रिड सबसे अच्छी चल रही है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी। क्या होगा कि किसान को सीधा सीधा फायदा ये हो जाएगा, अगर हम 20 हाइब्रिड लेकर के उसको असेस करते हैं, उनमें से हम ये बताएं कि भाई अगर A1 जोन में, A1 जोन, क्योंकि हमारा ये एरिया A1 जोन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ड्राई वाले का, हम ये कहेंगे कि A1 जोन में अगर लगाना है तो ये 2 हाइब्रिड जो है ये बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देती है। तो हम ये बताएंगे तो किसान इधर उधर भटकेगा नहीं, कंफ्यूज नहीं होगा। जब उसको बीज खरीदना होगा उसको मालूम होगा कि हमारे अनुसंधान केंद्र ने ये रिकमेंड किया है जी, अपन को ये बीज लेना है। तो क्या मैं इस तरीके से मान सकता हूँ कि जैसे एक तरीके से रिसर्च के साथ साथ में किसान भी इस मामले के अंदर बहुत एजुकेटेड टाइप लगेंगे और जागरूक होंगे? बिल्कुल। एक हमारे दोस्त है सुरेश साहू जिनका नाम है, उन्होंने एक सवाल पूछा कि सर से एक सवाल पूछना। उन्होंने कहा गुड़ामालिनी क्षेत्र में काली और रेतीली दोहरी मिट्टी है, सोइल से अफिलिएटेड सवाल है पेडोलॉजी से, साथ ही कम बारिश होने के कारण कैसी फसलों को बोया जाए उनके बारे में सवाल मतलब सुझाव दें। उन्होंने कहा काली और रेतीली दोहरी मिट्टी, हमारे यहाँ उन्होंने कहा दोहरी मिट्टी है, एक तो काली मिट्टी है एक रेतीली है, तो कौन सी फसलों को बोया जाए? हाँ, इसके लिए देखिए मैं ये चाहूँगा कि एक बार हम उनका जो क्षेत्र है जहाँ पर जी, जी, जिसकी वो बात कर रहे हैं जी,
तो वहाँ एक बार हमको देखना पड़ेगा, जी। जाना पड़ेगा जी और उन परिस्थितियों में अभी कौन सी फसलें हो रही हैं जी और कौन सी फसलें हो सकती हैं, जी ये हम उसके बाद ही उनको बता पाएंगे। लेकिन जी जो ये क्षेत्र है अगर वो A1 जोन में है जी तो बाजरे के साथ साथ जो मोठ, मूंग और इस तरह की जो पल्सेस जो होती हैं जिसमें आप मिक्स टाइप की क्रॉपिंग भी करते हैं, जी यहाँ एक बड़ा अच्छा प्रचलन है जी जिसमें लगभग 7 क्रॉप्स के सीड को एक साथ सोइंग करते हैं। अच्छा तो उसमें क्योंकि बारिश पर निर्भर है, जी बरसात अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो हमें कुछ ना कुछ उसमें से उत्पादन किसी ना किसी फसल मिलेगा, का मिलता है। मिलता है। प्लस वो जो फसलों का जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है जी वो हमारे यहाँ के किसानों की, मैं कहता हूँ कि वो बुद्धिमत्ता खूबसूरती और उनका अनुभव है। जी उन्होंने उसमें दलहनी फसलें भी डाली हैं। जी दलहनी फसलें जो हैं वो भूमि से नाइट्रोजन लेकर के और नाइट्रोजन भी रखती फिक्सन हैं के तौर पर। और दूसरी फसलों को भी प्रोवाइड करती जी हैं। जी अब बाजरा जो है वो दलहनी नहीं है, जी लेकिन उसके साथ आप बाजरा लगाओगे तो नाइट्रोजन की पूर्ति वो दलहनी फसल कर देती है। जी तो ये जो उनका अनुभव है ये हमको काम में लेकर के और ये देख करके कि किस जमीन में कौन सी चीज़ों का उपयोग हो सकता है वो हम उनको देखने के बाद और उसकी जांच करने के बाद हम बता पाएंगे। एक और इनका सवाल है कि इस संस्थान में किस तरीके से प्रवेश ले सकते हैं, आगे का क्या भविष्य है और इस प्रकार के पढ़ाई के क्षेत्र में कौन कौन से कोर्स यहाँ चल रहे हैं या चलेंगे। इसमें मैं ये साफ करना चाहूँगा कि ये अनुसंधान संस्थान जो है जी ICAR का संस्थान है। ICAR तीनों चीज़ें करता है, जी एजुकेशन, जी रिसर्च और एक्सटेंशन। जी उसमें रिसर्च का काम रिसर्च अनुसंधान केंद्रों में होता है। जी एजुकेशन के लिए डिफरेंट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जी वहाँ पर आपको दाखिला लेना पड़ेगा। जी। और एक्सटेंशन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र जैसे यहाँ गुड़ामलानी में भी है। जी। इन लोगों का काम है कि कोई तकनीक जो विकसित हुई है, चाहे वो ICAR के संस्थानों से हो या यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो, उसको किसानों में उसका प्रचार प्रसार करना। जी तो जो एजुकेशन की जहाँ तक बात है, हम यहाँ पर एजुकेशन के लिए नहीं जी सुविधा काम कर नहीं रहे है। हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन जी जब ये संस्थान पूरा अपना आकार ले लेगा जी तो उसमें ये जरूर होगा कि जैसे बगल में ही हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज है आप यहाँ एडमिशन लीजिए। जी आपका जो रिसर्च का काम है, अनुसंधान का काम है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप करेंगे जी। तो वो काम आप हमारे यहाँ कर सकते हैं। क्या आप कभी कभी जाते हैं कॉलेज। कॉलेज में जो है अभी जो ये कॉलेज है वो दूसरी बिल्डिंग में चल रहा है, जी पूरा जी बना जी जी नहीं है। जी जी लेकिन मेरा ही ये प्रस्ताव है जी कि हमारे यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र है और अब हमारे पास भी 2 साइंटिस्ट हैं मुझे मिला करके, और कृषि विज्ञान केंद्र में भी हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा है जी कि अगले सत्र से जब भी शुरू होगा जी तो हम हमारी सेवाएं बिल्कुल स्वैच्छिक रूप से हम, क्योंकि यहाँ अभी टीचर्स की कमी है। अभी सरकार ने कॉलेज खोला है लेकिन जी। अभी अपॉइंटमेंट में टाइम लगेगा जी। टीचर्स के, तो वो जब तक नहीं आएंगे तो हम जैसे कभी मैं मेरा सब्जेक्ट की क्लास में जा करके ले सकता हूँ, दूसरे की ले सकते हैं। तो ये प्रस्ताव हमारी तरफ से रहेगा। एक और जैसे ही एग्रीकल्चर कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, जो जी। भी जिनको चार्ज दिया जी हुआ जी है, जी उनसे हम बातचीत करके और बाकायदा हम उन बच्चों की मदद के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हमें भी बड़ी खुशी है, क्योंकि वही तो आगे चल करके वैज्ञानिक बनेंगे। बिल्कुल सर। जो आज कृषि के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं जी वही तो कल हमारी जगह लेंगे। हम चले जाएंगे तो फिर दूसरे जो रिसर्च करने वाले हैं वही तो बच्चे आएंगे। जी एक निजी सवाल है आपसे कि कौन सी सब्जेक्ट आपके सबसे पसंदीदा है। मैं एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट है पादप कार्य की, प्लांट फिजियोलॉजी। जैसे समझ गया मैं। जो भी प्लांट के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जी बिल्कुल, इसमें जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस है। हाँ, फोटोसिंथेसिस हो गया, उसका जमीन से पानी लेना, न्यूट्रिएंट लेना जी, उसका ट्रांसपिरेशन बाष्पोत्सर्जन होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस से वो अपना टिश्यू फूड वगैरह बनाता है। तो ये सारे काम को देखने के लिए जो साइंटिस्ट है या वो प्लांट फिजियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। जी मैं बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हूँ। जी लेकिन मेरा जो रुचि है वो फिजियोलॉजी के अलावा क्रॉप इम्प्रूवमेंट में भी है, जिसमें नई नई वैरायटी डेवलपमेंट का काम हो, जी और पोस्ट हार्वेस्ट में भी है। जी पोस्ट हार्वेस्ट का बात हम थोड़ी सी छूट गई हमारे उससे, जी। वो बहुत इम्पोर्टेंट। पोस्ट हार्वेस्ट को हमारे फॉलोवर को आप थोड़ा सा हिंदी में बताएंगे। जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट मतलब जब आपने उपज ले लिया जी, अब आप बाजरे को किस रूप में खाना चाहेंगे? जी अच्छा। आपने उसका आटा बनाया और चपाती बना के खाया, लेकिन उसको आप
कई रूप में उसको उपयोग कर सकते हैं। चूंकि ये सवाल पूछने वाला था मैं आगे। हाँ, जी बताइए। तो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग हम उसी को बोलते हैं कि आपने हार्वेस्ट करने के बाद में उसको सुरक्षित रखना जी लंबे समय तक, जी, इसमें कीड़े कार्यो प्रिजर्वेशन, बीमारियों का प्रकोप ना हो जी और उससे क्या क्या ऐसे उत्पाद हम बनाएं कि जो, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एक उद्देश्य ये भी है जी कि बाजरा एक तरह से वरदान है जी बहुत बढ़िया मिलेट में सबसे बढ़िया मिलेट है और इसमें अनेक गुण हैं। आयरन और जिंक इसमें सबसे ज़्यादा होता है जी अगर आप बाजरा खाते हैं तो आयरन और जिंक के लिए कोई सप्लीमेंट खाने की ज़रूरत नहीं जी। है आपको। इसमें ग्लूटन नहीं होता। सर प्रोटीन की मात्रा प्रोटीन की मात्रा 12 से 17% होती है जी। तो इतना अच्छा ये फूड है, लेकिन इसको कैसे हम एक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोग बड़े रुचि से खाते हैं, जी शहरी क्षेत्रों में इसको कैसे लोकप्रिय बनाएं, कैसे वहाँ के लोगों के आहार में इसको शामिल करें। अभी मैं शहरी क्षेत्र से हूँ, मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर जो शहरी लोग हैं वो सर्दियों के समय में बाजरे का कभी उपयोग कभार करते कोई हैं, बाजरे की रोटी या बाजरे मक्के की की खिचड़ी ऐसे, और ये जी, खा लिया जी। 1 दिन 2 दिन 5 दिन बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन और एक उनको ये मिसकंसेप्शन भी है, गलत उनकी है कि थ्योरी केवल सर्दियों में ही खाना चाहिए बाजरा, जी गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, गर्मियों में गर्मी करता है, ये है वो है। तो हमको ये सब चीज़ों से जो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हमको ये बताना है कि बाजरा कितना गुणवान है और आप उसको अपने नियमित आहार में शामिल करने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जो इतनी तरह तरह की बीमारियों से हम जूझ रहे हैं आजकल, डायबिटीज़ घर घर में हो रही है। अब आप जब गेहूँ खाओगे जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, चावल खाओगे तो आपको ये तकलीफ फैट वगैरह जैसे काम समस्या। आप जी फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करोगे। बाजरा आप खाएंगे तो इसमें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये एक तरह से औषधि का काम भी करेगा। पूर्व मंत्री जी ने एक बार कहा था कि बाजरे से चॉकलेट, बाजरे से मतलब कैसे सूप वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, बिल्कुल इम्पॉसिबल है या? हाँ बिल्कुल। बहुत मैं पिछले संस्थान में जहाँ कार्यरत था, मैं बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र में था जी और वहाँ हम मसालों पर काम करते थे जी, बीजे मसालों पे, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, कलौंजी, अजवाइन, ये सब भी फसलें जो हैं वो बहुत औषधीय गुण रखने वाली हैं जी। तो हमने वहाँ पर भी ये इस तरह का, जब मंत्री महोदय का ये हर स्पीच में उनका ये रहा करता था, तो हमने वहाँ पर मसालों के साथ मिक्स करके बाजरे के आइटम बनाए थे जी। बाजरे के बिस्किट जीरे के साथ मिला के जी, कुकीज जिनको विदेशों में लोग बोलते हैं, वो भी बाजरे की तरह बिस्किट की तरह होती हैं। और कुरकुरे, हम कुरकुरे खाते हैं ये मैदा के बने हुए, उसकी जगह बाजरे के बने हुए खाएं जी। बाजरे के आटे से इडली बन सकती है जी। बाजरे की मीठे उसमें अगर आप लेते हैं तो बहुत सारे बिस्किट्स के अलग अलग वैरायटी फ्लेवर डाल करके, मेन चीज बाजरे का आटा रहेगा, आप फ्लेवर दूसरे डाल करके उसमें कई तरह के बिस्किट बना सकते हैं जी। और बना रहे हैं। हमारा जो मातृ संस्थान है IIMR हैदराबाद में जी, जिसका ये रीजनल स्टेशन है जी, वहाँ पर एक पूरा अलग से डिपार्टमेंट है इस काम के लिए जी, जो ये इस तरीके के उत्पाद बना रहा है जी। उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों को बता रहा है। किसानों के लिए वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल फ्री है, कभी भी वो देख सकते हैं। दूसरे जो कमर्शियल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको कुछ लाइसेंस फी दे करके हम वो टेक्नोलॉजी देते हैं। बाजरे के ढेरों उत्पाद बना रहे हैं। एक सवाल मेरा ये है कि यदि बाजरा शहर तक पहुंच जाता है और उनको भोजन के रूप में वे हमेशा के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो जिस देश के भीतर कभी कभी खाद्यान्न संकट उत्पन्न होता है कि गेहूं के रेट ऐसे बढ़ जाते हैं या बहुत सारी चीज़ों को लेकर के देखा जाए, तो आप क्या इस बात को मानते हैं कि बाजरा यदि शहर की थाली में पहुंच जाता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो क्या ये जो भाव जो है, जो रेट है, जो कीमत है और खाद्यान्न संकट है, क्या इसके मेंटेन हो पाएगा ये? बिल्कुल। अगर मैं आपको बताऊं, पहले अगर आप कुछ वर्षों पहले देखेंगे तो बाजरे का बहुत बड़ा एरिया था। न केवल राजस्थान, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मैं बात बता रहा हूँ आपको। लगभग 14 लाख हेक्टेयर एरिया में बाजरा हुआ करता था, 14-15 जी। लेकिन जब से गेहूं और चावल का डोमिनेंस बढ़ा हमारे आहार में जी जी, सिर्फ इसलिए कि गेहूं का आटा, उसकी चपाती बनाना वो सहूलियत है, उसमें आसानी से आप बना लेते हैं, देखने में शक्ल में अच्छी लगती है। धीरे धीरे करके लोगों ने
गेहूं खाना शुरू किया, बाजरे को किसानों ने उगाना कम किया और गेहूं उगाना चालू कर दिया। धीरे धीरे बाजरे का क्षेत्र घटता गया। लेकिन इससे पहले कि और ज़्यादा ये कम होता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने तुरंत जो है वो मिलेट के ऊपर जो उन्होंने इतना जो अभियान चलाया और उससे वापस से हम एक उस स्टेज में आ गए कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसका एरिया वापस से बढ़ेगा। और उसके लिए जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही कि जब तक हम शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आहार में इसको शामिल नहीं करेंगे तब तक इसकी डिमांड उतनी नहीं बढ़ेगी जी। और लेकिन अब आप देखेंगे धीरे धीरे कि मैं तो कई जगह जाता हूँ और कई जो हमारी सेमिनार, सिम्पोजियम, कॉन्फ्रेंस होती हैं और जो मेले होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आप देखेंगे मिलेट को लेकर के इतने स्टार्टअप चालू हुए हैं पिछले 1-2 साल में। गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत है और लोग अपने अपने इनोवेशन कर रहे हैं, उसमें बाजरे को लेके नई नई चीज़ें बना रहे हैं जी। और जो शहरी लोग हैं वो इससे इतने प्रभावित हैं क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट होने की वजह से हमने इस पर बहुत ध्यान दिया। तरह तरह के इस वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इनके लेख प्रकाशित हुए, इनके फ़ायदे के बारे में बताया, तो लोग इतने इससे आकर्षित हुए हैं कि हर शहरी घर में आज मिलेट की बात होने लग गई। वो चाहे रागी हो, चाहे आपके बाजरा हो, ज्वार हो, है ना, सभी को लेकर के और भी कई सावा है, कई सारी जो मिलेट्स हैं, छोटे स्मॉल मिलेट्स बोलते हैं उनको, सबके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है और ख़ास तौर से बाजरे के लिए लोगों में बहुत जागरूकता आई है और आने वाले समय में बाजरे की अच्छी कीमत भी किसान को मिलेगी और जो एरिया हम कम हो रहा था वो धीरे धीरे उसका एरिया भी बढ़ेगा सिंचाई के तौर पर। बिल्कुल। एक गुलशेर खान दोस्त है, उन्हें एक सवाल उन्होंने कहा कि बाजरा अनुसंधान संस्थान गुड़ामलनी से स्थानीय लोगों को विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार की दृष्टि से किस प्रकार उपयोगी साबित हो सकता है? बिल्कुल, ये भी आपने बहुत अच्छी बात पूछी क्योंकि ये किसी भी संस्थान का होना जी, उसकी उपयोगिता तभी है कि जब वहाँ के जो लोगों को रोजगार मिले, लोग हैं उनको उससे कुछ फायदा हो जी। वैसे तो संस्थान जो है वो पूरे भारतवर्ष के लिए है जी और सभी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर अगर हम देखें तो जो संस्थान के स्तर पर भी हम कुछ रोजगार सृजन कर सकते हैं जी, क्योंकि 40 हेक्टेयर का हमारा क्षेत्र है जी। उसमें काम करने के लिए हमें कृषि से संबंधित जो वर्कर्स हैं वो भी चाहिए होंगे और जब ये संस्थान अपना आकार ले लेगा तो यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट के ऊपर हम जब अपना काम शुरू करेंगे तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं या कहना चाहिए FPOs हैं उनको हम यहाँ ट्रेनिंग्स देंगे और उन ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के माध्यम से जो यहाँ की क्षेत्र की महिलाएं हैं अगर वो इसके उत्पाद बनाती हैं जी, और आजकल जो टेली मार्केटिंग का जो ज़माना है, आप अगर यहाँ उत्पाद बना रहे हैं आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपना शोरूम खोल करके बैठे हैं बेचने के लिए जी। आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ऐसी कई वेबसाइट्स हैं, ऐसी कई वेब बेस्ड मार्केटिंग कंपनियां हैं जो आपसे आपका उत्पाद लेंगी और सीधे कंज्यूमर को डिलीवर करेंगी जी। बस आप वो जो उत्पाद बना रहे हैं उसकी क्वालिटी और उसकी उपयोगिता को अगर आप मेंटेन करेंगे तो वो काम हमारा रहेगा कि हम उनको ट्रेनिंग देंगे और आसपास के जो क्षेत्र की महिलाएं हैं अगर वो ट्रेनिंग लेकर के ये रोजगार शुरू करती हैं तो निश्चित रूप से उनको एक बढ़िया फ़ायदे का इसमें अनुभव होगा और वो अपनी सक्षम भी हो सकेंगी, सेल्फ सस्टेन भी हो सकेंगी। एक सवाल ये कि आप कहीं आसपास के खेतों में जाते होंगे, किसान जो है वो किस तरीके से जी रहा है? आप अन्य क्षेत्रों में भी गए होंगे, यहाँ के किसान सक्षमता की दृष्टि से आप कैसे मानते हैं? ठीक है, बढ़ रही हैं, अच्छी कंडीशन में है, या फिर अभी देखो कि प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रगति कर रही हैं, क्या मानते हैं आप किसानों को लेकर के? देखिए मेरा मानना ये है क्योंकि मैं कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में कई वर्षों से हूँ जी, और इससे पहले मैं टीचिंग में भी रहा हूँ। राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बीकानेर में लगभग 11 वर्ष मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज में बहुत खूब काम किया है जी, टीचिंग का भी। मेरा मानना ये है कि किसान का जो कार्य है वो बहुत दुष्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं जी, मेहनत का काम है जी, और प्रकृति पर आधारित बहुत है, लेकिन
जो हमारे साथी वैज्ञानिक लोग, वो चाहे आईसीआर में हो या यूनिवर्सिटी में हो, जी जो अनुसंधान के माध्यम से जो नई नई तकनीक लेकर के आ रहे हैं, जो भी किसान जी एक उन तकनीक को अपनाने में, जी ईमानदारी से अपनाने में जो आगे रहता है, वो किसान का जीवन खुशहाल होगा और हो सकता है। राइट। लेकिन उसके लिए हमें अपना हर हमारे जो भी किसान भाई हैं उनको एक ये सोच थोड़ी सी बदलनी होगी। उनको वैज्ञानिकों के किए हुए कार्यों पर भरोसा दिखाना होगा और उनको तकनीक के साथ चलना होगा। जी करेक्ट। कभी आपने यहाँ सोचा है बाड़मेर में रेगिस्तानी एरिया में हम अनार पैदा करेंगे या अंजीर पैदा करेंगे, खजूर पैदा करेंगे, खजूर पैदा करेंगे, लेकिन जब ड्रिप इरिगेशन आई, स्प्रिंकलर इरिगेशन आई, है ना, थोड़ा बहुत नहर का पानी आया, तो हम आज बाड़मेर जैसी जगह में आप सोच भी नहीं सकते कि पहले के लोग अभी भी जो दूर दराज दूसरी जगह रहते हैं उनके दिमाग में ये आता है बाड़मेर है तो वहाँ तो रेगिस्तान होगा, वहाँ तो पानी नहीं मिलता होगा पीने का, वहाँ तो रेत ही रेत होगी। लेकिन अगर आप देखेंगे इधर से आएंगे तो कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा जी। और वो सिर्फ इसीलिए है कि तकनीक के साथ अगर किसान जुड़ जाता है जी तो किसान एक ऐसी चीज वो है कि वो कुछ भी कर सकता है। जी हमको इकोनॉमिक के हिसाब से बहुत मजबूत भी हो सकता है। हमें केवल उसको तकनीक जो है उत्तम तकनीक है तो उसके आगे का काम किसान खुद करता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो इतना मेहनती है। लेकिन हम उसको ज़रूरत इस बात की है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है जी, जो भी नई तकनीक होती है हम यहाँ पर उसका प्रशिक्षण देते हैं। बहुत किसान भाई आते हैं, देखते हैं, अगर 50 कृषक बंधु आते हैं उनमें से 5, 7, 10 भी अगर उसको अपनाते हैं तो हमें आने वाले टाइम में फ़र्क दिखता है बहुत। मैं बाड़मेर क्षेत्र में तो इतना उद्यमी है किसान, मतलब इतना एंटरप्रेन्योरशिप उसके अंदर है कि बहुत अच्छे अच्छे किसानों से मैं मिला हूँ। आखिरी फटाफट तरीके से मैं सवाल पूछूंगा कि जैसे ये बिल्डिंग कब तक तैयार हो जाएगी? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। आज बहुत अच्छा आप संयोग है कि आज बारिश भी बड़ी अच्छी आई है और आज ही जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको कि ये काम अलॉट हुआ है वो पूरा विजिट करके गए हैं जी, और उन्होंने हमने जो बिल्डिंग का जगह है वो तय कर दी है जी, और उन्होंने मुझसे ये वादा किया है कि 9 महीने का इसमें समय है। उन्होंने मार्च 2025 तक उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं बिल्डिंग को तैयार कर दूंगा जी। ये एक लगभग 1000 स्क्वायर मीटर की एरिया वाली बिल्डिंग होगी, 2 मंजिला बिल्डिंग बनेगी जी, और बहुत भव्य इसका आकार रहेगा और उसमें हमने 5 प्रयोगशालाओं का प्रोविज़न रखा है जी। 5 प्रयोगशाला होंगी, उनके साथ में वैज्ञानिकों के बैठने का स्थान होगा जी, उसमें किसानों के प्रशिक्षण के लिए एक पूरा हॉल रहेगा जहां हम जो भी ट्रेनिंग वगैरह करेंगे जी, वो उसमें रहेंगी और उसके अलावा ये जो 40 हेक्टेयर का एरिया है इसमें हम पूरा फार्म डेवलप करेंगे जी। धीरे धीरे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। कोई भी संस्थान अपना जब आकार लेता है समय लगेगा, थोड़ा समय लगता है, लेकिन बेटर बनेगा। हाँ, और जब धीरे 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 करके जब वो पूरा संपूर्ण रूप से बन के आता है उसके बाद फिर उसके जो क्या ये आपकी देख रेख में बनेगा सर? मेरा जो नियुक्ति है वो आईसीआर ने 5 वर्ष के लिए की है जी, और मैंने दिसंबर 2023 में कार्यभार संभाला है जी, तो 5 वर्ष तक मैं यहाँ रहूँगा जी। उसके बाद भी आगे मैं यहाँ रह सकता हूँ जी, या वो संस्था के ऊपर अगर कोई भी आएगा यहाँ पे, लेकिन 5 वर्ष में जब हम इसको पूरी तरह से एकदम फंक्शनल इसको कर देंगे और आगे फिर केवल ये है कि जो, क्योंकि हम तो रिटायर होंगे, दूसरे वैज्ञानिक आएंगे, हमारे यंग जो बंधु हैं वो आएंगे, उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सेट मिलेगा यहाँ पे। जी। और काम जब एक बार शुरू हो जाता है सरकारी संस्थानों में फिर उसके बाद जो सिस्टम है सिस्टम की तरह से चलता रहता है। रोज जैसे जो यंग बंधु है, जो यहाँ के स्थानीय जो लड़के हैं, उनको भी एग्रीकल्चर ऐसे इंस्टीट्यूट है या जैसे ऐसे संस्थान, इनमें भी रुचि लेकर के पढ़ना चाहिए, सजेस्ट करेंगे? मैं कहता हूँ कि यहाँ जो एग्रीकल्चर कॉलेज जो हमारा बन रहा है उन लोगों के वहाँ पर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको
उनका बड़ा अच्छा उनके लिए है कि उनको कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ बगल में और एक बाजरा अनुसंधान केंद्र। ये तो मैं ये भी मान सकता हूँ कि उन बच्चों के लिए और आपके लिए भी ये एक बहुत अच्छी और भाग्यशाली वाली बात है कि आपके दोनों के एक ही दीवार है, एक ही दीवार है। कभी और मन बच्चों करे को उनकी हेल्प लो, वे इनकी ले पढ़ाई लें। के साथ उनको वो हमारा अनुसंधान भी देखेंगे, उनको उनकी जो स्टडी का जो एक इम्पैक्ट होगा वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा सर, बिल्कुल। तो और बच्चे भी आपके अनुभव का, आपके जो किए गए कार्यों की श्रेणियों का भी बिल्कुल उनको फ़ायदा मिलेगा। आखिर में क्या संदेश है कि भाई किसानों के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना गुड़ामलानी में और बाड़मेर में एक परम सौभाग्य का विषय है, यहाँ के कृषकों के लिए भी और बाजरा क्रॉप के लिए भी। जी। बाजरे के ऊपर पूरे भारतवर्ष में एक्सक्लूसिवली यहाँ अनुसंधान का कार्य होगा जी। और मैं ये भरोसा दिलाना चाहूँगा कि ये संस्थान जब पूर्ण रूप से अपने आकार में आएगा जी, तो वो इस क्षेत्र के जो कृषक बंधु हैं, वो चाहे कृषक महिलाएं हों जी, इवन यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है जी, सभी के लिए कुछ ना कुछ सौगात दे करके जाएगा, बेहतरीन साबित होगा। हाँ, उनके लिए फायदे का कुछ ना कुछ उसमें वो रहेगा। और जो हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं जी, उनके लिए भी। तो सभी से मैं ये चाहूँगा कि हम ये ईश्वर से प्रार्थना करें जल्दी से जल्दी हमारा बन करके तैयार हो जाए, संस्थान तैयार हो जी, और हम शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर अपना अनुसंधान कार्य पूरा तीव्र गति से कर सकें जी। और सभी यहाँ क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई रहेगी कि वो एक बढ़िया अनुसंधान केंद्र के कह सकेंगे कि हमारे इस क्षेत्र में बाजरा भागीदार भाई बन रहे हैं। जी, थैंक यू सक्सेना साहब। ये थे डॉक्टर सक्सेना और बहुत सारी बातें बताई। डॉक्टर सक्सेना के पास में सबसे बड़ी पूंजी ये है कि अनुभव है और सर ने जैसे कहा कि प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित उनके पास में एक बड़ा एक्सपीरियंस है और ये क्षेत्र के लोगों को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि वे भी सहयोग कर रही हैं। और खुशी की बात सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट आएंगे उनके लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वे एक दूसरे के हाथ मिला करके एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। हम भी भाग्यशाली हैं कि हमारे इस इलाके के अंदर एक ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहूँ या सेंटर कहूँ या एक ऐसे महान वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन सक्सेना साहब हमारे इस पूरे इस कहूँगा कि सेंटर में काम कर रहे हैं। हम भी भाग्यशाली है कि पूरे विश्व पटल पर बाड़मेर के गुड़ामलानी का नाम है वो एक दिन ज़रूर रोशन होगा। और हम भी इसलिए भाग्यशाली है कि धौरों की धरती के बीच में जो कहते हैं कि कण कण हीरा उगले मोती उगले, ऐसी स्थिति के भीतर जब सक्सेना किसी शहर से उठ कर के अपने जिम्मेदारियों को लेकर के किसी ऐसे जंगल में भी मंगल करने की सोचते हैं तो इससे बड़ा अहोभाग्य हमारे लिए हो नहीं सकता। हम शुक्रगुजार है सक्सेना साहब का कि आपने हमें समय दिया। हम शुक्रगुजार है सक्सेना साहब के कार्यों का कि ये जंगल में भी मंगल कर रही हैं। तमाम परिस्थितियों के बाद में भी इंसान वो आगे बढ़ता है जिनके नैतिक मूल्यों की जिम्मेदारी का निर्वहन करने का संकल्प होता है। इस एपिसोड के अंदर इतना ही। मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ में, तब तक आप देखते रहिए अन्य एपिसोड। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त जैक्स और मैं हूं मनोज जिष्णु। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।